सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजन इंस्टीट्यूट हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बीएसटीसी और पीटेट के अभ्यर्थियों के लिए नए बैच का शुभारंभ करने जा रहा है। 8 वर्षों की लगातार सफलता के बाद इस वर्ष भी नए बैच के शुभारंभ के साथ अनुभवी शिक्षक जो हैं आपके सामने अध्यापन करवाएंगे, जिसमें हिंदी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, राजस्थान जीके है, रीजनिंग। ये जो 5 कक्षाएं आपकी नियमित रूप से संचालित रहेंगी। प्रत्येक जो शिक्षक रहेगा वो अनुभवी और अपने विषय विशेषज्ञ होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑफलाइन क्लासरूम के साथ साथ आपको ऑनलाइन कोर्स भी मिलेगा, फ्री रहेगा। बेस्ट फैकल्टी तो मैंने आपको बताई दी है पहले। नया बैच स्टार्ट जो होगा वो 2 अप्रैल को होगा। 2 अप्रैल नया बैच, 2 अप्रैल को मिलेंगे अपने सभी। ठीक है। विजन इंस्टीट्यूट एचडी मंदिर रोड और फ्लाई के सामने सूरतगढ़ में आपको पहुंचना है सुबह 9 बजे 2 अप्रैल को नए बैच के साथ, जिसमें आपको मिलेगी सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी। चलिए, तो इस विजन इंस्टीट्यूट में सभी टीचर जो हैं अपने विषय विशेषज्ञ हैं और अनुभवी भी हैं। ठीक है। चाहे वो राजस्थान जीके का हो, चाहे रीजनिंग है, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड है, चाहे हिंदी ग्रामर है, चाहे इंग्लिश ग्रामर है। ठीक है। तो मिलते हैं 2 अप्रैल 2025 को सुबह 9 बजे नए बैच के साथ, बीएसटीसी और प्री बीएड यानी पीटेट के बैच के साथ अपने वहां पर मुलाकात करते हैं। ठीक है। तो चलिए अपने एक हिंदी के लिए एक क्लास रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक रहेगा पहले, वो सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ते हैं वर्ण विचार। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, चलिए उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो पहली जो हमारी हेडिंग है वो वर्ण विचार रहेगी। वर्ण विचार। ठीक है। तो सबसे पहली चर्चा जो रहेगी वो रहेगी कि वर्ण किसे कहते हैं। देखो, वर्ण के कई अर्थ हो सकते हैं। या तो वर्ण स्वर या व्यंजन को बोला जा सकता है, स्वर या व्यंजन का अर्थ हो सकता है। या फिर वर्ण का मतलब हो सकता है रंग। आपने सुना होगा वर्ण विक्षेपण, आकाश में वर्ण विक्षेपण जैसी घटनाएं, उसके लिए वर्ण का मतलब होता है रंग। उसी प्रकार वर्ण का मतलब होता है जाति। जाति, वर्णक्रम चलता था ना पहले, तो वर्ण का मतलब जाति। इतने से अर्थ होते हैं वर्ण के। लेकिन यहाँ पर जो वर्ण वर्ण हम पढ़ेंगे वो स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे। तो उसके लिए एक बात कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ये, जो भी हम मुख से उच्चारित करते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा जो अ, अंग है वो क्या है, वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है, वर्ण होती है। तो वर्णों के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। तो वर्णों के बारे में हम लिखेंगे, 2 भेद हैं। एक के बारे में लिखेंगे, एक होता है क्या, स्वर, दूसरा होता है क्या, व्यंजन। दूसरा क्या होता है, व्यंजन। देखो भाई, स्वरों की संख्या हिंदी में अगर कहूं तो 11 है, और व्यंजनों की संख्या अगर कहूं तो ये है 33। कितने हैं, 33। इसलिए हिंदी में वर्णों की संख्या जो हो जाएगी, हिंदी में वर्णों की संख्या जो रहेगी वो रहेगी 33। कितनी रहेगी, 33। और हिंदी में कुल वर्णों की संख्या पूछ ले, कुल वर्ण यानी कि अन्य भाषाओं से जो वर्ण आए हैं, या हम कह सकते हैं कि उत्क्षिप्त वगैरह की ध्वनियां हैं, या उर्दू अरबी फारसी के जो शब्द सॉरी वर्ण आए हैं वो भी इसमें शामिल करके हिंदी में कुल वर्णों की संख्या अगर पहले बात करें तो कुल वर्ण थे पहले 52। कितने थे भाई, 52। कुल वर्ण कितने थे, 52। लेकिन एक ळ ध्वनि अभी जोड़ी गई है, इसलिए इनकी संख्या जो हो जाती है वो हो जाती है 53। ये अड़य ध्वनि जो है, अड़य ध्वनि अभी जोड़ी गई है। यानी जिस प्रकार अपने बोलते हैं ना बाड़ी, बाली नहीं बाड़ी, तो अड़य ध्वनि अभी जोड़ी गई है, इसलिए हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी हो गई है, 53 हो गई। इस बात का विशेष ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अपडेटेड बात है ये। चलिए आगे पढ़ते हैं। हम स्वरों के बारे में लिख लेते हैं एक बात कि स्वर क्या होते हैं। पहला, स्वर। देखो भाई,
स्वरों का उच्चारण जो होता है, स्वरों का जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र होता है, यानी स्वर किसी अन्य की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। स्वर किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते। जैसे ए आ ई, इसको बोल के देखो, किसी अन्य की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कै ख ग इनको बोलोगे तो हमें जरूरत पड़ती है किसकी? स्वरों की जरूरत पड़ेगी। यानी व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वरों का प्रयोग करना पड़ता है, स्वरों की जरूरत समझनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए हमें व्यंजनों में एक बात लिखेंगे कि व्यंजनों के उच्चारण के समय स्वरों की सहायता ली जाती है, लेकिन स्वरों के उच्चारण में व्यंजनों की सहायता या किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। ये बिल्कुल बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होते हैं। दूसरी बात देखना, दूसरी बात लिखूंगा कि जब भी हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो मुख गुहा से जो वायु बाहर आती है ये बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाती है, बिना किसी बाधा के बाहर आ जाती है। लेकिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या होता है? बाधा महसूस करती है। जैसे क ख ग झटका महसूस होता है ना एक, लेकिन स्वरों में ऐसा झटका महसूस नहीं होता है। इसलिए स्वरों की परिभाषा में क्या लिखूंगा? मुख विवर से या मुख गुहा से बाहर आने वाले श्वास वायु, श्वास वायु बाधा या अवरोध महसूस नहीं करती। बाधा या अवरोध महसूस नहीं करती। ठीक है, किसमें? स्वरों में। अब देखो भाई, स्वरों की संख्या जो है मैंने लिखी 11, तो 11 होते कौन कौन से हैं वो देख लो। सबसे पहले देखो भाई, देखो 11 जो स्वर हैं उनको लिखूंगा। तो ए लिखा, फिर आ, फिर ई, फिर ई, फिर ऊ, फिर ऊ, फिर री, फिर ए, फिर आई, फिर ओ, फिर औ, फिर हंगे, और फिर ये लिखे मैंने। लेकिन इनकी संख्या कितनी लिख दी है मैंने? 13। यहाँ पर 13 हो चुकी है। आपने छोटी क्लासों में इन दोनों को इसी के साथ पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ अपने इसके साथ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये स्वरों में नहीं रखे गए हैं। ये न तो पूर्ण रूप से स्वर है और न ही पूर्ण रूप से व्यंजन है, इसलिए इनको अलग कैटेगराइज किया गया है, इनको अलग से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वरों की कुल संख्या हमारे सामने कितनी आई है? 11। लेकिन जब इनकी मात्राओं की बात करते हैं, देखना मात्रा लिख रहा हूं मैं, सभी की मात्रा देखो। इसके पास कोई मात्रा नहीं होती है, इसके पास कोई मात्रा नहीं होती है। इसके पास ये वाली मात्रा होती है, इसके पास ये, इसके पास ये। अच्छा, मात्रा होती क्या है? मात्रा होती है कि व्यंजन के ऊपर स्वर का जो प्रभाव दिखाई देता है वही क्या होती है? मात्रा होती है। देखो ये व्यंजन है, इसके ऊपर स्वर का जो भी प्रभाव, यानी ई स्वर का प्रभाव दिखाई दे रही है, ये क्या है? उस स्वर की मात्रा होती है। आई कहानी समझ में? तो ये है ऊ, उसी प्रकार ये ऊ। अच्छा, री की मात्रा नीचे की तरफ लगती है ना, जैसे कृपा लगा, कृपा लिखा हो कृपा, इस प्रकार ये री ऋषि नीचे की तरफ लगा होता है। ठीक है, यहाँ इसके ऊपर एक मात्रा होती है, दिखाई नहीं देती। इसके ऊपर एक मात्रा है लेकिन होती वास्तव में कितनी है? 2। इनके ऊपर तो सेम ही रहेगा, एक है तो एक, दो है तो दो मात्राएं। ठीक है, आई कहानी। यहां थोड़ा ध्यान रखना, एक मात्रा जिसके पास नहीं होती उसके पास दिखाई नहीं देती, उसके पास एक होती है, जिसके पास एक दिखाई देती है उसके पास दो मात्राएं होती हैं। तो आपसे दोबारा एक क्वेश्चन बना दूं मैं यहां पर कि हिंदी में कुल मात्राएं कितनी होती हैं? कुल मात्राएं देखो बच्चों, कुल मात्राएं होती हैं 11। कितनी होती हैं? 11। लेकिन आपसे वो कुल मात्रा नहीं, आपसे वो दृश्य मात्राएं पूछेंगे। दिखाई देने वाली मात्राएं कितनी है? दिखाई देने वाली मात्राएं कितनी है? 10 ही हैं। दिखाई केवल 10 ही देती हैं, ये अदृश्य मात्रा है। कैसी मात्रा है? अदृश्य है। इसीलिए अ वर्ण जो होता है, अ वर्ण, इसको शहीद वर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शहीद वर्ण बोला जाएगा। आई कहानी समझ में क्या? इनको बोला जाता है शहीद वर्ण। तो चलिए, ये हमारे स्वर और स्वरों की मात्राओं के बारे में चर्चा हो गई है। अब एक छोटी सी बात करते हैं। देखो, स्वरों का वर्गीकरण हमने आगे पढ़ेंगे, उससे पहले मैं व्यंजन की परिभाषा और व्यंजनों का वर्गीकरण आपसे डिस्कस कर लेता हूं। स्वरों का वर्गीकरण डेफिनेटली इसके बाद पढ़ेंगे अपने। ठीक है, तो चलिए स्वरों के वर्गीकरण, यहाँ पर स्वरों की परिभाषा और इनके प्रकार देख लिए, वर्गीकरण अपने आगे पढ़ेंगे। उससे पहले व्यंजनों की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी इसके साथ मिलती जुलती बात है इसलिए। तो दूसरी हेडिंग हमारी रहेगी व्यंजन की।
और व्यंजनों के बारे में लिखा है मैंने क्या, व्यंजनों के बारे में अगर परिभाषा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, देखो इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। स्वरों की सहायता ली जाती है तथा उच्चारण के समय, उच्चारण के समय मुख गुहा से बाहर आने वाली, मुख गुहा से बाहर आने वाली वायु बाधा या रुकावट महसूस करती है। रुकावट महसूस करती है। मैंने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि व्यंजनों के उच्चारण में जो मुख गुहा से वायु बाहर आती है वो बाधा या रुकावट जरूर महसूस करेगी, और इनका उच्चारण जो होता है वो स्वरों की सहायता से किया जाता है। ये हमने व्यंजनों के बारे में लिखा। व्यंजनों की संख्या कितनी बताई थी मैंने, 33 बताई थी। कितनी बताई थी 33। 33 होते हैं व्यंजन। अब सुनना बात, व्यंजनों को जो लिखेंगे, छोटी क्लास में आपने व्यंजनों को लिखा होगा, तो मैं नेक्स्ट पेज पे व्यंजनों को लिख देता हूं। छोटी क्लास में आपने जो लिखा उसके थोड़ा सा ध्यान में रखना कि आप क्षैत रह गया भी ये भी लिख देते हो, लेकिन इनको थोड़ा अलग पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले अपने कै वर्ग देखो, कै वर्ग जो वर्ग होता है वर्ग, और उसके बाद में आता है चै वर्ग। वर्ग का मतलब होता है 5 अक्षर एक लाइन में होंगे, उसे वर्ग कहते हैं। कै वर्ग, वर्ग का नाम पहले अक्षर से पड़ेगा, कै वर्ग, चै वर्ग, फिर आएगा कै वर्ग, फिर आएगा तै वर्ग, फिर आएगा पै वर्ग। ये लो, ये हमने वर्गों के बारे में लिख दिया है। तो अब इनके आगे इनके वर्ण भी लिख देते हैं, यानी व्यंजन भी लिख देते हैं। तो कै वर्ग में कौन कौन आता है, कै, है, कै, कै, अंग, ठीक है। उसके बाद में आता है चै, छै, जै, जै, अण, फिर आता है टै, है, टै, टै, अण, फिर आता है तै, है, तै, है, न, फिर आता है कौन, पै, 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 पै और मैं। आई कहानी समझ में क्या। तो इस प्रकार से हमने कितने वर्ग लिख दिए, 5 वर्ग लिख दिए हैं, और प्रत्येक में कितने अक्षर हैं, 25 अक्षर हैं। प्रत्येक में कितने अक्षर हैं, 25 अक्षर हैं। इसलिए इनको बोला जाता है स्पर्श वर्ग, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपसे पूछी जाए तो कितनी बताओगे, 25 बताओगे। इन्हें स्पर्श के साथ साथ वर्गीय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्गीय, क्योंकि ये वर्गों में है ना। तो कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग और तै वर्ग और पै वर्ग, पांचों वर्गों में मिलाकर 25 वर्ण होते हैं। इन्हें ही स्पर्श या वर्गीय व्यंजन बोला जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार नीचे जो आएंगे इनको मैं अलग से लिख देता हूं। नीचे जो लिखना है, एक तो होता है य, रे, ले और वह। छोटी क्लासों वाला भूल जाओ, क्योंकि छोटी क्लास ये रह है, शायद रह गया है, ठीक है। इस प्रकार से पढ़ते हैं, मेरे को नहीं पता, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ जो सही जो शुद्ध रूप है वर्णमाला को लिखने का वो यही रहता है कि सबसे पहले स्पर्श व्यंजनों को लिखो, उसके बाद अंतस लिखो, फिर उसमें लिखो। तो यह रह ले वह, उसके बाद में शै, तै, तै और है, ये लो, इनको लिख दिया। अब इनका जो नाम है, इस लाइन का जो नाम है जिसमें 4 ही अक्षर होते हैं, इन्हें कहते हैं अंतस्थ वर्ण। क्या कहते हैं, अंतस्थ वर्ण। और ये लो जो लाइन है, इनका नाम है ऊष्मीय वर्ण। ऊष्मीय वर्ण। आई कहानी समझ में क्या। तो आपसे हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या, सीधा प्रश्न पूछ लेता है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है, ऊष्मीय वर्णों की संख्या कितनी होती है, इस प्रकार से पूछ लेता है। तो हम जो व्यंजन है इनको 3 भागों में वर्गीकृत कर चुके हैं, ठीक है। देखो भाई, देखो व्यंजनों के प्रकार जो हैं,
वो कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? पहला जो नाम आया है वो स्पर्श या वर्गीय व्यंजनों के लिए आया। स्पर्श या वर्गीय व्यंजनों की आया। स्पर्श या वर्गीय व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है? 25 है। दूसरा जो नाम लिखा मैंने, स्पर्श के बिल्कुल नीचे कौन से वर्ण आते हैं? स्पर्श के बिल्कुल नीचे आते हैं अंतस्थ वर्ण। अब ये इनकी परिभाषा वगैरह इनकी जो है अंतस्थ और ऊष्मीय वर्ण कौन से होते हैं, इनको ऊष्मीय ही क्यों कहा जाता है? ऊष्मीय का मतलब होता है गर्म, और इनका उच्चारण जब करेंगे तो मुख में घर्षण होगा, और जहां घर्षण होता है वहां ऊष्मा पैदा होगी, यानी गर्म वायु बाहर आती है। तो श स है, इनका उच्चारण करते समय गर्म वायु मुख से बाहर आती है, इसलिए इनका नाम क्या है? ऊष्मीय है। अंतस्थ का मतलब होता है अंतःधन स्थ। अंतःधन स्थ का मतलब होता है अंदर कोई बैठा है। किन के अंदर कोई बैठा है? य रे ल व, इनके अंदर कोई बैठा है। संधि में पता चलेगा, जब यह टूटता है तो ई बन जाता है, रे टूटता है तो री बन जाती है, वह टूटता है तो ऊ बन जाता है। ठीक है, यण संधि की बात हो रही है। तो इसी प्रकार से जब हम पढ़ते हैं तो इनके अंदर कोई छिपा है, इसलिए अंतस्थ वर्ण। ठीक है, तो अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये पेपर में काफी बार पूछे जाते हैं, अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? 4 होती है। उसी प्रकार हम तीसरा पढ़ेंगे, ऊष्मीय वर्ण। तीसरा हम लिखेंगे ऊष्मीय वर्ण। तीसरा जो प्रकार रहेगा वो रहेगा ऊष्मीय वर्णों का। और ऊष्मीय वर्णों की संख्या कितनी हो गई? ऊष्मीय वर्णों की संख्या भी कितनी होगी थी? 4। तो टोटल कितनी हो गई भाई? 33। ये 33 वर्ण हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 33 वर्ण। अब देखो, गौर से सुनना, इन दोनों के बीच में ये जो दो हैं, इनके नीचे कभी कोई बिंदी लगी है क्या? नहीं लगी। ये तो है ट वर्ग के। ये कैसे हैं? ट वर्ग के होते हैं। लेकिन जैसे ही इनके नीचे मैं बिंदी लगा दूं, यहां कुछ एक्स्ट्रा बातें लिख रहा हूं, यहां कुछ एक्स्ट्रा बातें लिख रहा हूं। आपको जो नोट्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी उसमें सब सिक्वेंसली होगा। आपको समझाने की दृष्टि से मैं ऐसे लिख रहा हूं। यहां पर कुछ एक्स्ट्रा बात लिख रहा हूं, देखना क्या लिख रहा हूं। क्या कि इन दोनों के नीचे अगर बिंदी लगा दूं, इन दोनों के नीचे अगर बिंदी लगा दूं तो इनका नाम बदल जाएगा। इन्हें कहेंगे उत्क्षिप्त वर्ण। क्या कहेंगे? उत्क्षिप्त, या इनको कहते हैं ताड़नजात वर्ण। ताड़नजात वर्ण, इन्हें कहते हैं क्या? ताड़नजात वर्ण। ठीक है, तो उत्क्षिप्त या ताड़नजात। तो मेरे को बताओ, 33 जो है, 33 जो वर्ण है, इसमें हम 11, अब आपने कुल की बात करें तो 11 इसमें स्वर भी जोड़ते हैं। वर्णों की संख्या कुल आपसे पूछी जाए तो कितनी बताओगे? 44, क्योंकि 11 इसमें स्वर और जोड़ दोगे। ये तो व्यंजन थे, उत्क्षिप्त हो गए। उसी प्रकार यहां पर आपसे कोई इसके बारे में पूछ ले, देखना रे है, जो रे, रे, रे का उच्चारण करते समय कंपन होता है, रे रे, इस प्रकार से। ठीक है, तो रे होता है, इसका दूसरा नाम कोई पूछे तो इसे कहते हैं प्रकंपित। क्या कहते हैं? प्रकंपित या लुंठित। जीभ को लुंठा पैदा होती है, लुंठित वर्ण होता है। ठीक है, ले, रे, ले, देखो ले, ले जैसे ही उच्चारण करते हो तो जीभ के पार्श्व भाग, साइड भागों से क्या आती है? हवा बाहर आती है। इसलिए इसको कहा जाता है क्या? ले ध्वनि जो होती है इसको बोला जाता है क्या? पार्श्विक वर्ण। क्या बोला जाता है? पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक वर्ण। ठीक है, उसी प्रकार ये जो 5 हैं इनको गौर से देखो। ये प्रत्येक वर्ग के 5वें हैं, यानी पहले वर्ग का 5वां, च वर्ग का 5वां, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें का 5वां। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं नासिकीय वर्ण, क्योंकि ये नाक से उच्चारित होते हैं। किससे उच्चारित होते हैं? नाक से उच्चारित होंगे। ठीक है, तो जो वर्ण नाक से उच्चारित होते हैं उन्हें नासिकीय वर्ण बोला जाता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि एक तो ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये 5 जो होते हैं इनको बोला जाता है नासिकीय वर्ण। क्या बोला जाता है? नासिकीय वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे भी? नासिकीय वर्ण। चलो, अब मैं छोटी सी बात और बताता हूं, आगे चलिए। फिर यहाँ पे अपने गिनती लिखेंगे। क्या कि अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में संयुक्ताक्षर कितने होते हैं? संयुक्ताक्षर, ये आपके दोस्त वो जो मैंने छोड़े थे पीछे, हाँ ना, क्षैत रह गया, संयुक्ताक्षर। तो ध्यान रखना, हिंदी में 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। कितने संयुक्ताक्षर होते हैं? 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। संयुक्त होकर जो बनते हैं, देखो, एक तो क्षय है, एक त्रय है, एक ज्ञ है, और एक श्रेय है। ठीक है, इनके खंड जरूर ध्यान रखना। अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो होता है वो यहां से बन सकता है, और काफी बार बना भी है। क्षय किसके योग से बना है? त्रय किसके योग से बना है? ज्ञ किससे योग से बना है? और श्रेय किसके योग से बना है? तो ध्यान रखना, क्षय बनता है कै आधा धन से।
ये सह षटकोण, यानी इसको बोला जाता है मूर्धन्य सह। ठीक है, त्रय वो बनता है तय आदे से और रे से। उसी प्रकार गे जो बनता है वो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, काफी कंफ्यूज करता है। जय धन अणय से बनता है, किससे बनता है भाई? जय धन अणय से बनता है, ध्यान रखना। और श्रय जो बनता है वो सह धन रे से बनता है। अब ध्यान रखना, ज्ञ जो बनता है वो जय धन अणय से बनता है, जय धन अणय से बनता है। तो ये चार संयुक्ताक्षर और हिंदी में है, इनको भी अपने गिना नहीं है, गिन लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार अयोग वाह है। अब देखो जो दो मैंने छोड़े थे स्वरों में, दो मैंने स्वरों में छोड़ दिए थे, अयोग वाह है, क्या नाम है उनका? अयोग वाह है। ठीक है, उनकी संख्या कितनी होती है? दो। कौन कौन से थे? एक तो ये है और एक ये है, अंगय और ए, इन दोनों को मैंने छोड़ दिया था, ये भी हिंदी में शामिल ही है। भाई वहां वर्गीकरण नहीं किया गया, लेकिन हिंदी में तो लिखने हैं ना इनको। ठीक है, तो ये हिंदी में और जुड़ जाएंगे दो। ठीक है, अब मेरी एक बात बताओ, आपने यहां पर, आपसे मैं यहां पर पूछ लूं, ये तो क्या हो गए? व्यंजन। ये तो कुल क्या हो गए? व्यंजन। व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, और इनकी गिनती जुड़कर इन व्यंजनों के प्रकार 3 थे, हाँ है ना? व्यंजनों के प्रकार 3 हो गए, और 3 व्यंजनों में इनकी गिनती जुड़कर कितनी आ गई? 33। स्वरों की संख्या कितनी लिख दूंगा? स्वरों की संख्या कितनी लिख दूंगा? 11। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी लिख दी? 11। अच्छा, क्या उत्क्षिप्त को जोड़ूं क्या? ये और ये तो अलग है ना, ये स्पर्श व्यंजन में तो नहीं आए। अरे स्पर्श व्यंजन को गिन लिया क्या? गिन लिया, ये रहे 25 के 25। ठीक है, उसके अलावा ये दो नीचे बिंदी लगने से अलग हो गए हैं, इनको कहा जाएगा उत्क्षिप्त। तो उत्क्षिप्त जोड़ दूंगा, कितने हैं भाई? 2 उत्क्षिप्त है। कितने हैं? 2 उत्क्षिप्त हैं। उसी प्रकार प्रकंपित को जोड़ूं क्या? प्रकंपित तो जुड़ गया, अंतस्थ में आ गया, अंतस्थ मैंने जोड़ लिए 4। पार्श्विक को जोड़ूं क्या? ये भी अंतस्थ में आ गया, जुड़ गए। नासिकीय को जोड़ूं क्या? नहीं सर, जोड़ लिए हैं नासिकीय। अच्छा, उसी प्रकार आगे संयुक्ताक्षर को जोड़ने हैं ना, 4 संयुक्ताक्षर, अभी तक कहीं नहीं जुड़े हैं, तो संयुक्ताक्षर लिखूंगा कितने? कितने लिखूंगा भाई? 4। अच्छा, अयोग वाय भी जुड़ने वाले बाकी पड़े हैं। अयोगवा कितने लिखूंगा? 2 अयोगवा हो गए। और एक नई ध्वनि जो जुड़ी थी, उनका भी मैंने लिखने वाला बाकी पड़ा है, अड़य ध्वनि। तो इसकी संख्या कितनी होती है? 1। जोड़ के देखो कितने हो गए? 33 और 11 44, 44 और 2 46, 46 और 4 48, 48 सॉरी 44, 44 2 46, 46 और 4 50, 50 और 2 52 और 1 51। तो हमारी संख्या जो कितनी आएगी? 51 आएगी। कितनी आएगी भी? 51 आएगी। ठीक है, तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या आपसे पूछी जाए तो 51 बतानी है आपको। कितनी बतानी है? 51 बतानी है। उसी प्रकार 2-4 नाम और हैं, मैं यहाँ लिख देता हूं, देखो भाई। एक तो हो गया नए, अच्छा इनका उच्चारण स्थान बता देता हूं मैं। उच्चारण स्थान लिखते हैं, देखो भाई, उच्चारण स्थान लिखते हैं। देखो सबसे पहले उच्चारण स्थान आता है कंठ्य। इनको याद करने का जो तरीका रहेगा वो भी बताऊंगा। कंठ्य, फिर आता है कौन? तालव्य, फिर आता है कौन? मूर्धन्य, फिर आता है कौन? दंत्य, फिर कौन आता है? ओष्ठ्य। कौन आता है भाई? ओष्ठ्य, ये लो, फिर कौन आ गया? ओष्ठ्य आ गया। अब देखो ये 5 उच्चारण स्थान होते हैं। ठीक है, 5 उच्चारण स्थान। इनको याद करने का तरीका क्या रहता है? सबसे पीछे से चलोगे, पीछे कौन? कंठ, फिर बढ़ते बढ़ते ऊपर आओगे तो मुख के ऊपर की तरफ कौन? तालु, तालु से थोड़ा आगे आओगे तो मसूड़े, मसूड़े से फिर दांत, दांत से फिर होठ। तो देख लो चाहे, कंठ, कंठ से तालु, मूर्धा से मसूड़े, दंते से दांत, और बाहर की तरफ क्या आगे? होठ। तो बाहर की तरफ निकलना ही हूं, आएगा नहीं समझ में? तो कंठ है। देखो वर्ग लिखते जाओ, बस कुछ नहीं, याद करने का तरीका यही है कि आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये जो मैंने वर्ग लिखे थे ना, बस इनको लाइन से ही लगा दो, और कुछ ही नहीं करना, अपने आप याद हो जाएंगे ये। ठीक है, आइए बोलो, कै वर्ग का उच्चारण स्थान। कै वर्ग कहाँ से बोला जाएगा? कंठों से बोला जाएगा। कै वाली लाइन पूरी कंठों से। तालवे से कौन बोला जाएगा? चै वर्ग। चै वर्ग वाली लाइन पूरी तालवे से। मूर्धन्य से तय वर्ग, तय वर्ग। दंत्य से तय वर्ग, और ओष्ठ्य से पै वर्ग बोला जाएगा। ओष्ठ्य से कौन सा वर्ग? पै वर्ग बोला जाएगा। ये लो लिख दिया। अब यहाँ पर हमने लिखा, देखा कि जैसे देखो, एक उठा के देखो, ओष्ठ्य होठों से बोला जाएगा पै वर्ग, पै फै बै बै, होठों से बोला जा रहा है। दंत्य, जो जीभ है वो दांतों से टकराएगी, तै थे ऊपर वाले दांतों से टकरा रही है। इसी प्रकार इनका उच्चारण स्थान वर्गीकृत किया गया है। लेकिन सर आपने इन नीचे वालों का उच्चारण स्थान भी बताओ, यह रह लव और शह सह सह है। अच्छा, ऊपर वालों का हो गया ना, कै कंठ्य, चै तालव्य, टै मूर्धन्य, दै तै तंत्य और पै ओष्ठ्य। इन चारों का बताओ कितने हैं? 4। कितने हैं भाई? 4 हैं।
4 हैं तो चारों को कैसे लिखोगे? देखो 4 है, हमारे सामने उच्चारण स्थान कितने हैं? 5। तो ऊपर से एक छोड़ दो, यहां लिखो ये, रे, ले और वे। ये लो, बोलो ये कहां से बोला जाएगा? तालवे से। रे कहां से? मूर्धन्य से। ले कहां से? दंत्य से। वे कहां से? ओष्ठ्य से बोला जाएगा। आई का नहीं समझ में क्या? अच्छा, फिर आगे वाली लाइन जो है उसको भी लिखो सर। कौन सी? श, स है। उष्मीय का भी उच्चारण स्थान बताओ। तो उष्मीय का लिखेंगे तो एक ऊपर से छोड़ दो, एक नीचे से छोड़ दो। तीनों स को पहले तो यहां लिखो, स, स और स। बच कौन गया? है सबसे ऊपर लिख दो। ये लो, ये उच्चारण स्थान हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बस इतनी सी बात थी। एक बार दोबारा आप बना के देखोगे तो आपको और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो चलो ये हमारे स्वर और व्यंजनों का जो था वो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया है। हमने वर्ण विचार में सबसे पहले देखा वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं। व्यंजनों का हमने वर्गीकरण छोटा सा पढ़ा है, इसको और भी डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए याद रखना क्या कि 2 अप्रैल को विजन इंस्टीट्यूट में नए बैच का शुभारंभ होने जा रहा है। ठीक है, तो 2 अप्रैल को जो है वो नए बैच का शुभारंभ आपके विजन इंस्टीट्यूट खेजड़ी मंदिर रोड ओवरफ्लाई के सामने सूरतगढ़, बीएसटीसी और पीटेट के जितने भी विद्यार्थी हैं जल्दी से जल्दी 9 बजे अपना एडमिशन तय करें वहां आकर। ठीक है, मिलते हैं ऑफलाइन, पूर्णतः ऑफलाइन बैच में। ठीक है, हिंदी के लिए, जीके के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए आप लोग तैयार रहें। पूर्णतः ऑफलाइन कक्षाएं आपकी वहां पर ली जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।